नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्राइम कैप में आपका एक बार फिर बेहद स्वागत है। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ जुर्म की ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो खुशी से अपने पति के साथ जी रही थी, जिसके बाद उसके घर में एक बेटा पैदा होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे ये पता चलता है कि उसके पति के नाजायज संबंध किसी और महिला के साथ भी है। इसके बाद उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है, एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी को तबाह कर उसको मौत की नींद सुला देता है। आज की कहानी में एक शख्स को जब उसकी पत्नी दूसरी महिला के साथ उसके नाजायज संबंधों को रोकने और उसे छोड़ने के लिए कहती है, तो वो उन संबंधों को खत्म करने की जगह ये तय करता है कि वो नाजायज संबंध तो खत्म नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी बीवी को ही खत्म कर देगा। और इसी खतरनाक साजिश के तहत वो पति अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देता है। आज क्राइम कैप के इस एपिसोड में आप जानेंगे एक पति के अपनी ही पत्नी की कत्ल करने की दास्तान और बेहद शातिर तरीके से कत्ल की इस वारदात को लूट की एक वारदात के तौर पर दिखाने की उसकी शातिर चाल और पुलिस द्वारा इस हत्याकांड में किए गए सनसनीखेज खुलासे पर आधारित आज की हमारी कहानी। और यह कहानी सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। जबलपुर शहर जहां मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जबलपुर शहर जहां नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल के नाम से एक बेहद खूबसूरत झरना है। जबलपुर जो है वो रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर की, जहां एक शख्स रहता है जिसका नाम था शुभम चौधरी। शुभम की 2020 में एक लड़की के साथ शादी होती है। उस लड़की का नाम होता है रेशमा। अब नई नई शादी हुई है, इसके बाद इनकी जिंदगी जो है वो हंसी खुशी बीतना शुरू होती है। वक्त लगातार बीतता जाता है और कुछ दिन बाद जो है वो रेशमा और शुभम के घर में एक बेटा पैदा होता है। अब जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, वक्त बीत रहा था, शादी को 2 साल बीत चुके थे, घर में एक बेटा पैदा हो गया था। अब आपको हम कहानी बताते हैं उस दिन की जिस दिन रेशमा की जिंदगी में आया था तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने उसे मौत की नींद सुला दिया। दरअसल उस दिन शुभम जो है वो अपनी पत्नी रेशमा को लेकर उसके मायके यानी जबलपुर में ही मदर टेरेसा नगर में रेशमा का मायका था, वहां ले जाने के लिए अपने घर से निकलता है। और ये दोनों जो हैं शुभम की बोलेरो जीप में बैठकर रेशमा अपने मायके जाने के लिए शुभम के साथ घर से निकलती है। अब ये निकले तो थे रेशमा के घर यानी शुभम अपनी ससुराल के लिए, रेशमा के मायके के लिए। लेकिन जब शुभम रेशमा को लेकर उसके मायके पहुंचता है, तब रेशमा जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जो गाड़ी थी शुभम की बोलेरो जीप, उसके शीशे जो हैं वो फूटे हुए थे। शुभम के सर से भी खून निकल रहा था, जगह जगह उसको भी शुभम के शरीर पर जो है वो चोट के निशान थे। और इन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि इनके साथ कोई वारदात हुई है। अब शुभम जो है वो रेशमा की को लेके उसके मायके पहुंचता है। दरअसल उस समय रेशमा जो है वो रेशमा ना होकर रेशमा की लाश थी। और फिर मायके वाले और शुभम आनन फानन में रेशमा को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर डॉक्टर जो है वो रेशमा को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। यानी डॉक्टरों का कहना था कि रेशमा की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी। अब शुभम जो है वो कहानी रेशमा के घर वालों को जो सुनाता है वो कुछ इस प्रकार कि वो रेशमा को लेकर अपनी ससुराल के लिए निकला था। तभी रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने लूटपाट शुरू की। जो है रेशमा का मंगलसूत्र छीना, उसका पर्स छीना, नगद वगद जो भी उसके पास था, सोना चांदी झुमके, वो उतार लिए। और इसके बाद शुभम बताता है कि उसने जब रोकने की कोशिश की उन लुटेरों को, तो उन्होंने एक भारी पत्थर जो है वो शुभम के सर पर दे मारा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसको याद नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ। जब उसको होश आया तब उसने देखा
कि रेशमा जो है वो बदहवास पड़ी हुई है। उसका 1.5 साल का बच्चा गाड़ी में बैठकर रो रहा है, गाड़ी के सारे शीशे फूटे हुए हैं। और फिर शुभम ये बताता है कि जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को लेकर जो है वो अपनी ससुराल पहुंचता है, फिर अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचता है और वहां डॉक्टर जो है वो उसकी पत्नी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये कहानी वो है जो शुभम ने रेशमा के मायके वालों को और उसके जान पहचान वाले जो उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तो वो ये कहानी जो है वो बताता है। और ऐसी की ऐसी हूबहू यही कहानी शुभम जो है वो पुलिस जब आती है, क्योंकि मामला जो है वो पुलिस के पास जा चुका था कि लूटपाट का मामला है, लूटपाट के बाद हत्या का मामला है, तो पुलिस की एंट्री इस केस में हो चुकी थी और यही कहानी जो है वो शुभम पुलिस के सामने भी सुना देता है। अब ये घटना की पूरी जानकारी शुभम से लेने के बाद पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट जाती है। लेकिन पुलिस जो है वो इसकी जांच शुरू करते ही लगातार जो है वो उलझन में पड़ती हुई जाती है। पुलिस जो है वो उलझती ही चली जाती है, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो सुलझने की जगह उलझती जा रही थी। पुलिस को जो है कोई सिरा, कोई कड़ी कहीं से भी जुड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी और पुलिस हैरान थी कि आखिर ऐसे कैसे कोई किसी वारदात को अंजाम दे सकता है जिसका कहीं से कोई भी सिरा जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस हैरान थी और पुलिस का शक कहीं ना कहीं जो है वो शुभम पर हो रहा था कि या तो ये कोई झूठी कहानी सुना रहा है या कोई ना कोई झोल इस कहानी में जरूर। अब घटना की जो है वो गहराई से तफ्तीश पुलिस करती है और सबसे पहले पुलिस ये करती है कि शुभम ने जो जगह बताई थी कि वो जिस मंदिर के पास से होता हुआ, पहले शुभम ने ये बताया कि वो जब ससुराल जा रहा था तो उसने और उसकी पत्नी ने ये तय किया कि रास्ते में कोई मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद एक दूसरा रास्ता जो उसके मायके की तरफ जाता उस रास्ते को पकड़ते हुए वो उसके रेशमा के मायके तक पहुंच जाएंगे। ऐसी कहानी जो है वो शुभम ने पुलिस को बताई थी और जो मौका वारदात शुभम ने पुलिस को बताई कि इस जगह पे हमारे साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब उस मौका वारदात के आसपास पुलिस जो है वो रात में ही पहुंचती है और आसपास के रिहायशी इलाके के सभी दरवाजों को खटखटाती है पुलिस और लोगों से पूछती है क्या किसी ने यहाँ पर लूटपाट की ऐसी वारदात को होते हुए देखा है। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि रिहायशी इलाका होने के बावजूद किसी ने भी ऐसी वारदात को होते हुए नहीं देखा। अब पुलिस का शक जो है वो और मजबूत हो रहा था, क्योंकि पुलिस को नहीं मिला था इस वारदात का कोई भी चश्मदीद। अब जो है वो शुभम के घर से लेकर इस मौका वारदात तक और मौका वारदात से लेकर रेशमा के मायके तक के रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी थे उन सब के फुटेज को पुलिस खंगालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के हाथ फिर खाली रहते हैं, क्योंकि पुलिस को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो इन सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आता है और पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली हैं और पुलिस हैरान भी है। साथ ही साथ अब पुलिस का शक शुभम पर बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस जो है वो परेशान हो चुकी थी, चश्मदीद मिल नहीं रहा था, सीसीटीवी फुटेज से कोई क्लू मिला नहीं था। अब शुभम को बिना बताए हुए पुलिस शुभम की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाती है और इस सीडीआर से जो है वो पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जब शुभम की कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है सीडीआर पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस के सामने यह खुलासा होता है कि जैसा कि शुभम ने कहानी में बताया था, जो पुलिस को उसने कहानी सुनाई थी कि वह अपने घर से निकला और एक मंदिर होते हुए वो अपने ससुराल जा रहा था। लेकिन ये जो लोकेशन उसके फ़ोन की है पुलिस को वो ये बता रही थी कि वो इस सीधे रास्ते पर ना होते हुए शहर के कई और इलाकों में उसके मोबाइल की लोकेशन जो है वो मिलती है। यहीं से पुलिस समझ जाती है कि शुभम जो है वो उनको झूठी कहानी सुना रहा है, क्योंकि उसका मोबाइल तो किसी और जगह पर होने की सूचना दे रहा है और शुभम बता रहा है कि वो इस रास्ते से अपनी ससुराल गया था। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला खुलासा जो है वो सीडीआर से होता है और वो ये कि पुलिस के सामने ये बात सामने आती है कि रेशमा और शुभम के अलावा 3 और फोन भी इस पूरे ट्रेवल के दौरान इनके साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, जबकि शुभम ने पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि उसके साथ और भी लोग थे। अब पुलिस को क्लू मिल चुका था कि शुभम जो है वो लगातार झूठी कहानी ही पुलिस को सुना रहा है। दरअसल जो है वो पुलिस को शक शुभम पर पहले ही हो रहा था,
क्योंकि पुलिस ने जब पहली बार शुभम से पूछताछ की तो उसने कुछ और कहानी सुनाई। उस कहानी में उसने ये बताया कि जो लुटेरे थे उनने उसके सर पर वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद उनने लूटपाट की, उसे कुछ याद नहीं है। दूसरी बार जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब वो ये बताता है कि नहीं, वो बेहोश नहीं हुआ था, उसके सामने ही लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तीसरी बार वो कुछ और कहानी सुनाता है। दरअसल जो झूठ बोलता है ना, जो झूठ बोलता है उस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, और सच बोलने वाले व्यक्ति को जो है वो सबसे बड़ा सुकून इसी बात का होता है कि सच बोलने वाले व्यक्ति को ये याद नहीं रखना पड़ता कि उसने पिछली बार क्या बोला था, क्योंकि सच तो हमेशा ही सच होता है। लेकिन जो झूठ बोलता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो हर बार जो है वो कहानी बदलता जाता है, वो उसे याद ही नहीं है पिछली बार उसने क्या बोला था। और यही गलती शुभम भी पुलिस के सामने कर रहा था। जब भी पुलिस उससे पूछताछ करती, वो कहानी में कोई ना कोई झोल पुलिस उसके पकड़ लेती, और पुलिस ये समझ चुकी थी कि शुभम सच नहीं बोल रहा है। वो लगातार हर बार पुलिस को गुमराह करती हुई कहानियां सुना रहा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो 3 फोन नंबर लगातार बोलेरो गाड़ी में शुभम और रेशमा के साथ ट्रेवल कर रहे थे, आखिर वो किसके फोन थे और वो शख्स कौन थे। बहुत पड़ताल करने के बाद ये पुलिस के सामने खुलासा होता है कि ये जो तीनों नंबर हैं वो शुभम के दोस्तों के हैं। शुभम के 3 दोस्त, जिनका नाम था प्रहलाद, शिबू और अनुराग, इन तीनों के ही ये फोन थे, और इन तीनों की लोकेशन जो है वो वारदात के समय शुभम के साथ साथ थी, और ये फोन पूरी वारदात में शुभम के साथ ही थे। और ये खुलासा हो चुका था कि ये तीनों शख्स भी शुभम के साथ कत्ल की इस वारदात में शामिल हैं। अब इन तीनों के नाम सामने आ चुके थे, इनके नंबर, इनके फोन की लोकेशन जो है वो वारदात की जगह पर होना बताया, पुलिस के सामने ये खुलासा हो चुका था। अब क्या था, पुलिस इन तीनों को उठा लेती है, और उठाने के बाद पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो शुरू में तो ये तीनों जो है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब कूटो सालों वाले अंदाज में इनके साथ सख्ती से पेश आती है तो आपको पता है कि पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो अच्छे से अच्छा अपराधी भी तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। और वही इस केस में भी हुआ। सारा सच इन तीनों हत्यारों ने पुलिस के सामने रख दिया, और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये बताया कि इनके दोस्त शुभम चौधरी ने इन तीनों को रेशमा की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। 60,000 रुपए में ये सौदा तय हुआ था, और एडवांस के तौर पर 20,000 रुपए शुभम इन्हें दे भी चुका था, और पैसों के लालच में ही इन तीनों ने शुभम के साथ इस हत्या में शामिल होना जो है वो कबूल किया था और इस वारदात को अंजाम दिया था। अब ये तीनों जो हैं वो अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, और ये बता चुके थे कि यह हत्या इन्हीं ने की है, और शुभम के कहने पर भी। अब ये तीनों जो हत्यारे हैं और शुभम, ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। अब ये चारों पुलिस को बताते हैं कि वारदात वाले दिन हकीकत में हुआ क्या था। शुभम बताता है कि वो अपनी पत्नी रेशमा को लेकर निकला, और प्लान के तहत रास्ते में उसके तीनों दोस्त जो हैं वो उसका इंतजार कर रहे थे। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां उसके तीनों दोस्त पहले से मौजूद थे। इसके बाद अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर शुभम गाड़ी से उतर जाता है, अपने दोस्तों को गाड़ी में बैठा देता है, और वो रेशमा को लेके कुछ और आगे चले जाते हैं उस मौका वारदात पर जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और मौका मिलते ही रेशमा का गला दबाकर वो रेशमा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शुभम इनके साथ गाड़ी में बैठता है और ये मोड़ा ताल इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ ये कुछ ऐसा करते हैं, पत्थर से गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ देते हैं, और ये तीनों दोस्त जो है वो शुभम के सर पर भी पत्थर से चोट मार देते हैं, ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि दरअसल कत्ल इन्होंने नहीं किया है, बल्कि इनके साथ तो खुद लूट की वारदात हुई है। और मामले में पुलिस को गुमराह करने के लिए ये पूरे प्लान के तहत ये पूरी प्लानिंग करते हैं, और उसी साजिश के तहत ये आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो खुलासा आपके सामने हो गया कि रेशमा के साथ लूटपाट नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत। सुपारी किलर उसके पति ने बुलाए थे, और पैसों के लालच में उन हत्यारों ने रेशमा की हत्या की थी।
अब रेशमा की हत्या किसने की थी वो तो पुलिस के हाथ लग चुके थे। अब रेशमा की हत्या जो है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पति अपनी ही पत्नी की हत्या करवा देता है। 1.5 साल का उसका बेटा है, उसकी पत्नी जो है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, कुछ ही महीने बाद वो फिर से बाप बनने वाला है। ऐसे में एक हंसता खेलते परिवार को आग लगाने की आखिर उसे क्या सूझी। तो शुभम जो है वो पुलिस को बताता है कि दरअसल उसके संबंध जो है वो एक मोनिका नाम की दूसरी लड़की के साथ हैं, और ये संबंध उसके शादी के पहले से हैं। इसके बाद इसी दौरान अफेयर उसका चलता रहता है मोनिका से। इसी दौरान उसकी शादी हो जाती है रेशमा से 2020 में। कुछ दिन तक तो वो जो है अपनी पत्नी से इस लव अफेयर को छुपा के रखता है, लेकिन आप जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन तक छुपते नहीं है, एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं। और आखिरकार रेशमा के सामने इस बात का खुलासा हो जाता है कि उसके पति शुभम के संबंध जो है वो किसी और महिला के साथ हैं। ये जानकारी मिलने के बाद रेशमा शुभम से लड़ती है, झगड़ती है। जाहिर सी बात है, एक पत्नी कैसे कबूल करेगी कि उसकी पति की जिंदगी में कोई और औरत हो। और रेशमा भी जो है वो खुली चेतावनी देती है शुभम को कि वो इस महिला के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दे, नहीं तो वो उसकी इस करतूत के बारे में उसके घर वालों को भी बताएगी और पूरे जमाने में उसे बदनाम कर देगी। और शुभम को इस बात का डर था, वो अपनी प्रेमिका यानी अपनी महबूबा जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे, जिसका नाम मोनिका बताया जा रहा है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। और शुभम जो है वो रेशमा के द्वारा धमकाए जाने पर इस बात को तय करता है कि वो अपने संबंध तो खत्म नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी पत्नी रेशमा को ही खत्म कर देगा। और एक खौफनाक साजिश वो रच देता है, और इस साजिश को जब वो अंजाम देता है तो वो उस वारदात के तौर पर सामने आती है जिस खौफनाक वारदात की दास्तान हमने आपको आज सुनाई। तो दोस्तों, क्राइम कैप की आज के इस एपिसोड की कहानी आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री सोसाइटी, और इसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना सपोर्ट हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। आगे किसी और वारदात की दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।